Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं Arjun Chaudhary. Domestic stocks slip around 0.5% amid negative global cues. Sensex falls to 58,766. Nifty slips to 17,532. Rupee appreciates by 9 paise against the US dollar. GST revenue collection for September crosses 1,17,000 crore rupees mark, and Brent crude prices fall to trade near $78 per barrel. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी हुई गिरावट। सेंसेक्स 58,766 और निफ्टी 17,532 पर बंद हुआ। $1 की तुलना में रुपया हुआ 9 पैसे मजबूत। देश में इस वर्ष सितंबर महीने में 1,17,000 करोड़ रुपए से अधिक का सकल जीएसटी राजस्व संकलित हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $78 प्रति बैरल से नीचे आई। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले आमंत्रित करें अपने आज के कार्यक्रम के अतिथि और आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक, देश के वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन को। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजारों में भी आज बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 0.5% घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 361 अंक यानी 0.61% घटकर 58,766 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 86 अंक यानी 0.49% कम होकर 17,532 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों की बात करें यानी विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां मिला जुला रुख आज दिखा है। एक ओर बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.11% की गिरावट हुई। उधर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से स्मॉल कैप इंडेक्स 0.48% की बढ़त लेकर बंद हुआ। Sensex and Nifty today declined around 0.5% amid negative global cues. Sensex plunged 361 points, 0.61% to finish at 58,766. NSE Nifty also ended 86 points, 0.49% down at 17,532. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 0.11%, while the small-cap index climbed 0.48%, outperforming the Sensex. In the Sensex pack, shares of 12 companies gained, while 18 logged losses. Mahindra & Mahindra was the top gainer as it surged 3.1%, followed by Dr. Reddy's, which gained 1.4%. Ultra Tech Cement climbed 1.2%, while Sun Pharma and Power Grid both surged 1%. On the other side, Bajaj Financial Services plunged 3.5% and Maruti declined 2.4%. Bharti Airtel 2.2%, Asian Paints ended 2% down and Bajaj Finance fell 1.9%. In sectoral indices, 8 sectors logged gain while 11 failed. Consumer durables fell by 1.9%, while healthcare and Maruti both surged 0.6%. Basic materials sector stocks gained 0.5%. On the other hand, realty plunged 1.6% and telecom declined 1.3%. BankX fell 0.8% and finance slid 0.7%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,741 companies gained while 1,496 fell. Shares of 171 companies remain unchanged. नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 9 पैसे मजबूत हुआ, 74 रुपए 13 पैसे पर पहुंच गया।
उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक 0.18% कमजोर होकर अंतर दिवसीय कारोबार में 94.07 पर आ गया। पुनीत जी, बाजार में आज की गतिविधियों पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार लगातार कह लें पिछले कुछ सत्रों में हम गिरावट देख रहे हैं, इन्हें किस अर्थों में लेकर चलें बाजार के इस चलन को? बिल्कुल मनोज जी, यदि हम पूरे सप्ताह को देखें तो ये जो सप्ताह रहा तो हेडलाइन इंडेक्स से चलते हैं तो वो थोड़ा कमजोर रहा। 2% रफली निफ्टी और सेंसेक्स में हमने गिरावट देखी है सप्ताह में, जो पिछले 5 महीनों में सबसे बड़ी वीकली फॉल है। तो यदि हम इंडेक्सेस के हिसाब से जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये बाजार इस सप्ताह बाजार अच्छा नहीं था, लेकिन मैं ये कहूंगा ओवरऑल मार्केट मिली जुली थी और उसमें हमने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के जो शेयर्स हैं और जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी है वहां पर हमने देखा कि वहां अभी भी काफी कंपनियों में बढ़त रही और खरीदारी वहां पर चालू थी। ये एक अच्छा ट्रेंड है क्योंकि उसमें ज्यादा कंपनीज और ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा रहता है स्मॉल और मिड कैप्स में, तो वो एक अच्छा रहा। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि भारतीय बाजारों ने जो प्रदर्शन हुआ और जो हमने देखा कि थोड़ी कमजोरी का रुख रहा है वो खासतौर से पूरे जो विश्व के बाजार हैं, यदि हम अमेरिका की बात करें और यूरोप की बात करें, चाइना की बात करें, तो वहां पर बड़े बड़े बाजारों में काफी गिरावट थी, काफी कमजोरी थी और मैं कहूंगा थोड़ा सा घबराहट का माहौल था। कई सारे कारण हैं उसके, चाइना में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर कुछ जो बहुत ज्यादा एनर्जी प्राइसेस का शॉर्टेज हो रहे, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं और एनर्जी जो प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल है, गैस है, उसकी जो शॉर्टेज है उससे प्रोडक्शन कम हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ को असर हो रहा है, तो ये सब चिंताएं बनी हुई थी जिससे बाजारों में गिरावट देखी। कुल मिलाकर मैं कहूंगा मिला जुला हफ्ता रहा है ये और यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि भारतीय बाजारों का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा compared to what is happening around us. Puneet, we also expecting the third quarter results to be declared in the month of October. What are the expectations from the technical analysts? Is that the reason why the market was overbought and now it is being profit booked? So, Arjun, you're right. There is some profit booking happening, but I don't think that is in anticipation of third quarter numbers that we're going to get. I think the third quarter picture will be quite mixed. There will be some sectors which will do very well. There will be some sectors which may not do very well. For example, I think metals, particularly steel, will do well. Steel, cement, basic materials, commodities companies, they will do very well. IT companies, I think, will continue to show a good trend. On the other hand, you might see quite a pullback from automobile companies because the production has come down. They are suffering because of supply chain problems. So, automobile companies may not do very well. Healthcare companies, they might see the growth come down. The pharmaceutical companies which are growing very rapidly earlier. Even FMCG companies may not continue to grow that rapidly. So my sense is that third quarter numbers will be mixed. Some sectors will do well, some may not do well. But I think market is basically taking profit off the table just ahead of the numbers, purely as a cautionary thing and not as a reflection of what we expect the numbers to be. Well, we have some provisional data. Of course, we are seeing that the DIIs are the net buyers in the market and the FIIs are net sellers. Has that been the case today, and will that trend continue? So that continues to be the case today also. Arjun, what is happening is that it reflects the two divergent trends in fund flows. As far as domestic institutions are concerned, we find that retail investors in India are very confident of putting money into equity markets, and we see large number of new investors coming to the market. So they are starting whether mutual fund investments or they are starting SIPs or they are investing directly in the markets. However, globally, we find, like I said earlier, there are many challenges to the economy. Particularly, I would highlight the challenge coming from China, because China, I think, is going to show very disappointing economic numbers going forward. They have many challenges in terms of production and supply chains. So I think FIIs are very cautious. They want to play safe. They have been pulling money out of many markets. In fact, India, I would say, they have been less aggressive in selling. In most of the markets, they have been very aggressive in selling. So that trend continues. And again, see, FIIs are very quick-footed players. They sometimes reverse the fund flows very quickly. So I would not pay much attention right now to what FIIs are doing. I would say domestic flows are very strong.
श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया, छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। हम कर रहे हैं घरेलू शेयर बाजार पर चर्चा और हमारे साथ हैं बाजार के विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, अभी जो हमारी चर्चा हुई उसमें आपने कहा कि चीन से जो कह लें कि आने वाले दिनों में संकेत आ सकते हैं वो थोड़ा निराश कर सकते हैं। यदि हम कोविड पूरे काल को देखें तो कोविड का जो पहला दौर आया था उसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था पर कोई खास प्रभाव पड़ा ऐसा दिख नहीं रहा था। अब हम क्या मान के चलें कि अब जो चीन की स्थितियां आ रही हैं और खास तौर से एवरग्रांड जो संकट आया उसने पूरी तरह कह लें कि जो उजागर किया वहां की अर्थव्यवस्था को लेकर, आने वाले दिनों में चीन से कैसे संकेत आ सकते हैं और उसका लाभ या नुकसान भारत पर क्या पड़ सकता है? मनोज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत इसका जवाब काफी विस्तार से देने की जरूरत है, लेकिन इतना समय नहीं है। तो चीन में खास तौर से हमने ये देखा कि चीन में जब ग्रोथ आई पिछले कुछ महीनों में, तो काफी ज्यादा वहां पर डेट लोन यानी लोन लेकर के वो ग्रोथ रही, और अब ऐसा लग रहा है कि वो काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सेकेंडली, वहां पर जो कमोडिटी बेस्ड कंपनीज थी, स्टील कंपनीज थी, पेपर कंपनीज थी, इन सभी कंपनीज को जो सिर्फ पोल्यूशन जो होता था उसको लेकर उनको काफी नेगेटिव असर हुआ वहां पर, और वहां प्रोडक्शन कब होती है। तो चाइना में हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे थे 10%, 8%, मुझे लगता है आने वाले समय में वो घटकर 5 और 6% रह जाएगी। देखिए, भारत या पूरे विश्व को उसका थोड़ा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव असर होगा, क्योंकि चाइना पर अभी भी काफी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट हैं अपने रॉ मटेरियल्स के लिए और कंजम्पशन के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड वाइड एक मुहिम चल रही है चाइना +1, यानी चाइना के साथ एक या दो और सप्लाई चेन्स में सेंटर्स चाहिए, मुझे लगता है भारत का उसका फायदा होना शुरू हो गया है, और आने वाले समय में अगले 4-5 वर्षों में हमें लगता है कि उसका बहुत फायदा होगा। यदि आप फंड फ्लोज को भी देखें तो चाइना में फंड आउटफ्लोज हो रहे हैं काफी बड़े पैमाने पे, और इंडिया में जैसे मैंने पहले कहा कि उतना बड़ा आउटफ्लो नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि भारत को 2-3 वर्षों के अगर हम अंतराल में देखें तो बहुत फायदा होगा। पर शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताना चाहूंगा, यूरोप में भी काफी क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि एनर्जी शॉर्टेज है वहां पर। पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बल्कि ब्रिटेन में तो कमर्शियल व्हीकल्स को, जो बाहर से आने वाली कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको वहां पर राशनिंग कर दी है पेट्रोल की और डीजल की। तो काफी शॉर्ट टर्म में काफी चैलेंजेस हैं, पर मुझे लगता है कि 2-3 अगले वर्ष शायद ये स्टेबलाइज होगी और भारत को मुझे लगता है काफी फायदा होगा। Just coming back to our markets, Puneet, the Nifty Bank and Nifty IT fell marginally in today's trade, with some top companies with weightage on these both indices fell. Was that because of profit booking, or are we seeing some reaction to what one might expect in terms of corporate numbers being declared or it being overbought? So Arjun, first IT sector index, I would say, in America, in fact, if you look at the last week, it was the Nasdaq which led the markets down, and not Dow Jones. Dow Jones industrial average actually was doing pretty okay initially, and it fell only sharply yesterday, just for a couple of days. But Nasdaq, which is the IT-laden index, that fell very sharply, and I think that trend kind of spilled over into Asian markets and all over the place. And technology companies which had risen a lot, they saw a lot of profit booking. So, and as far as banking index is concerned, the trend was very interesting. We saw the bank index go down. Basically, private sector banks, they fell because there was profit booking. But PSU, the public sector banks, actually rose by 6.5% in last 1 week. So, the public sector banks, which are kind of underperforming until now, they rose by 6-7% last week, whereas the private sector banks fell down. So we can't paint all of them with the same brush, and that is what is happening in the market. Well, an example would be the Indian Overseas Bank, which is now off the watch list in terms of its NP exposure. Do you feel PSU banks
are coming out with a better balance sheet and a financial position now. Yes, in fact, the finance minister has also pointed that out, saying that after many years of restructuring and very, lot of efforts by government, PSU banks are now functioning normally, she said. And I think that is very important. And almost all banks are now out of the PCA framework of RBI, except I think IDBI. So most of the banks are now out of the woods, so to say, the public sector banks. And I really expect these banks to start performing much better in the coming quarters, because now the balance sheets are very strong and they have a lot of capital. So my sense is that we will see, valuation-wise, we will see public sector banks do much better than private sector banks, which was otherwise the trend for last many years. पुरी जी, हम आपका ध्यान एक बार फिर से अभी जो आपने चर्चा की और ऊर्जा संकट की ओर कह लें कि ध्यान आकृष्ट किया श्रोताओं का हमारा, वहां हम ये समझना चाहेंगे कि ये ऊर्जा संकट यूरोप, चीन और कह लें कि उसका असर हमारे देश पर भी पड़ता है उस तेल के दाम बढ़ जाने से। इसका आयाम कितना बड़ा है और ये कृत्रिम है यानी स्पेक्यूलेशन पे है, क्योंकि कहीं कोई भू राजनीतिक तनाव नहीं दिख रहा जिसके चलते उत्पादन घट गया हो। फिर यानी तेल के दाम या ऊर्जा का जो संकट पैदा हो रहा है उसका मूल कारक कहां दिख रहा है आपको? मनोज जी, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है। कारण यह है कि जो ऊर्जा का संकट है बहुत बड़ा संकट है। इसको हम अभी भी लोग शायद भारत में इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। जो नेचुरल गैस प्राइसेस है, इनफैक्ट यूरोप जो है वो ज्यादातर नेचुरल गैस को यूज करता है, जो नेचुरल गैस रशिया से यूरोप को मिलती थी, तो वहां पर काफी कमी आई है। यूरोप जो लॉकडाउन हुए, शटडाउन हुए, तो प्रोडक्शन में काफी कमी आ गई नेचुरल गैस की, और इस वजह से यूरोप में काफी संकट है। काफी घरों में जब सर्दियां आने वाली है वहां पर हीटिंग के लिए जो गैस यूज होती है वो अवेलेबल नहीं है और काफी बड़ा संकट है। इसी तरह चाइना में भी, और कल चाइना की सरकार ने अपनी कंपनीज को ये कहा कि किसी भी कीमत पे आपको फ्यूल मिले आप उस कीमत पे ले लीजिए, यानी कोई प्राइस पे उन्होंने वो नहीं करा। भारत में भी अगर आप देखेंगे नेचुरल गैस के प्राइसेस 60% पिछले दिनों बढ़े हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अभी और बढ़ेंगे। तो भारत में भी इसका असर पड़ेगा, पर्टिकुलरली नेचुरल गैस के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ेंगे। पर हमारी इकोनॉमी ज्यादा गैस पर आधारित नहीं है, सिर्फ फर्टिलाइजर्स और कुछ सेक्टर्स में वो यूज होती है, तो हमें इतना असर नहीं पड़ रहा। लेकिन जो इकोनॉमीज गैस पर आधारित है, पर्टिकुलरली यूरोप और चाइना, यहाँ पर बहुत बड़ा असर आप देखेंगे आने वाले समय में। Puneet, you also mentioned that the commodity coal prices have gone up, and if you look at Coal India, the share price has gone up by 40%. Is that directly correlated? Absolutely. In fact, coal prices have shot up by 60%. And while coal prices were not finding it, coal was not finding any buyers till last year because of the polluting effect. Right now, there's a huge shortage of coal in the world, and people are scrambling to buy coal because they have to make up for lack of gas with coal. So coal prices have shot up, and therefore Coal India, of course, we expect coal. And there's a shortage of coal even in India. The power plants are running very low on coal inventories right now, and government is pushing Coal India to sell more coal, to mine more coal. So I think we should be really mindful of what is happening on the energy side for the coming few months. Why is it that the inflation related to fuel and energy has become a factor, especially in today's exchange of information? Why hasn't this been the case for the last month? Why has this been discovered now? Arjun, the reason is that now it has reached a point of so much concern that this inflation can persist. And if it persists, it will percolate into consumer price inflation, and then the central banks around the world will be forced to raise rates. See, they cannot keep rates low if this inflation continues to be high. And as you know, if rates are increased, we will see all financial markets getting affected very badly. So it's all interlinked. And I think now we have reached a point where it could really tip into a bigger crisis for the broader economy, and not merely, for a few consumers. In more news, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari has said that the government is committed to shift public transport and logistics on 100% green and clean sources of energy. Addressing the symposium on international automotive technology through video conferencing, he said the National Hydrogen Mission launched by Prime Minister Narendra Modi seeks to develop hydrogen technologies for the benefit of the mobility sector and make India the leader in production and usage of green hydrogen. The minister said
70% of green hydrogen production costs come from electricity costs. He said surplus electricity from renewable energy sources can completely change the economics of production of green hydrogen production. Mr. Gadkari said green hydrogen is termed as the fuel of the future, and it is the only fuel which can help us achieve the mission of zero carbon emissions. पुरी जी, हमने ऊर्जा क्षेत्र पर चर्चा की है, तो वहां ये समझना चाहेंगे कि वैकल्पिक ऊर्जा की दिशा में जो ग्रीन एनर्जी है और कह लें कि हाइड्रोजन को लेकर जो कुछ प्रयोग चल रहे हैं, उसके जमीन पर उतरने के आसार कब तक दिख रहे हैं आपको? मनोज जी, मुझे लगता है कि जल्दी ही आने वाले शायद 4 या 5 वर्षों में हम काफी फर्क देखेंगे। भारत के लिए बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। 2 यहाँ पर सोर्सेज, 3 सोर्सेज मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वो सौर ऊर्जा से भी और हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी काफी है, वो हम कर सकते हैं। दूसरा इथेनॉल बेस्ड, जो शुगर से, मोलासिस से जो इथेनॉल बनता है, वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा भी है ये बात कि वो 100% इथेनॉल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं। और तीसरा हम देख रहे हैं जो हाइड्रोजन, ये एक नई टेक्नोलॉजी है और भारत में रिलायंस ग्रुप ने काफी बड़ी कमिटमेंट करी है इस तरफ। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5-7 वर्षों में हम देखेंगे ये जो क्राइसिस है, ये काफी बड़ा एक सोल्यूशन हमारे लिए ऑफर कर सकता है। तब तक शायद हमें वी हैव टू बेयर विद हाई एनर्जी कॉस्ट। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। अमेरिका में कल हुई बिकवाली के बाद आज एशिया के शेयर बाजारों में कुल मिलाकर तेजी का रुख दिखा है। बॉन्ड बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी देखी गई। निवेशकों के बीच मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका का भी असर हुआ। जापान का निक्केई 225 सूचकांक आज निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से 2.3% लाभ के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.6% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.2% ऊपर आ गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग दोनों आज कारोबार नहीं हुआ। यहां आज छुट्टी रही। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिलाजुला रुख दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.9% बढ़त के साथ चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 और जर्मनी के DAX दोनों सूचकांकों में 0.5% की कमी बनी हुई थी। We'll be heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra, and let's have a look at what's happening in the U.S. stock market. The major U.S. stock indices have plunged yesterday as concerns over economic growth and a possible government shutdown saw Wall Street headed for a steep monthly drop. However, losses in the Nasdaq were mitigated by major technology stocks. The Dow Jones Industrial Average plunged 1.6%, the S&P 500 tumbled 1.2%, while the Nasdaq Composite Index fell 0.4%. Puneet, on Money Matters this afternoon, we spoke about how the government shutdown has been averted or deferred, and that's not going to happen immediately. But do tell us about the Federal Reserve's stand on tapering. When will they do it? What is the amount? And what's the likely impact on the markets if that happens? So right now, Arjun, Federal Reserve is pumping in about $80 billion a month into the U.S. economy, and they continue to do it. But they have said that beginning November, they will start tapering it. That is, they start reducing this amount. Not that they will withdraw money, but they will introduce less money. And by middle of next year, they will stop putting in fresh money into the economy. Only after that, they will start raising rates and therefore reel back the kind of stimulus they've given. So to that extent, I think this is going to be a very slow process. My own sense is that only towards the end of 2022, we might see interest rates go up, unless this energy shock that we were talking about, that becomes a problem. Because if that happens, then inflation will go out of control. So clearly, I think we have some time to go before Federal Reserve starts tightening in real sense in terms of higher rates. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सितंबर महीने में देश में 1,17,010 करोड़ रुपए से अधिक का सकल जीएसटी राजस्व संकलित हुआ। इसमें सीजीएसटी 20,578 करोड़ रुपए,
SGST 26,767 करोड़ रुपए और IGST 60,911 करोड़ रुपए शामिल हैं। सितंबर महीने में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 23% अधिक राजस्व संकलित हुआ। इस महीने के दौरान वस्तुओं के आयात से राजस्व संकलन 30% अधिक रहा। सेवाओं के आयात सहित घरेलू लेन देन से राजस्व पिछले वर्ष इसी महीने में इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 20% अधिक रहा। मौजूदा वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए औसत मासिक सकल वस्तु और सेवा कर 1,15,000 करोड़ रुपए था, जो पहली तिमाही के औसत मासिक संकलन 1,10,000 करोड़ रुपए से 5% अधिक था। इससे संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था तेज गति से वापस पटरी पर आ रही है। क्या संकेत दे रहे ये आंकड़े, क्या कह रहे, बल्कि अधिक उचित शब्द है ये आंकड़े? मनोज जी, कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि जीएसटी कलेक्शन यानी इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और इनकम टैक्स कलेक्शन, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हम कहते हैं, वो कुल मिलाकर वो हमारी उम्मीद से बहुत आगे है, बहुत बेहतर है। और इसका असर ये होगा कि जो सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, ऐसी अब इस वक्त ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट नंबर्स जो हैं वो बजट फिगर से भी बेहतर होंगे और इससे हमें सरकार को कम लोन्स लेने पड़ेंगे फिस्कल डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए। इनफैक्ट आज ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 24,000 करोड़ के बॉन्ड्स बेचे हैं और जो इंडिकेटिव प्राइस है उससे नीचे बेचे, यानी 6.2 के आसपास उन्होंने यील्ड पे उसको बेचा है। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा हमारे जो सरकार के जो फाइनेंसेस हैं उसको काफी होगा और द ट्रेंड इज वेरी गुड। Moving on to the oil market, oil today fell to trade around $78 a barrel on the prospect that OPEC plus producers might step up a planned increase in output to ease supply concerns, although crude remained in sight of a 3-year high reached this week. In intraday trade, Brent crude was trading around $78.20 per barrel, while WTI crude prices were at $74.80 per barrel. What's your take? Do you see oil prices across the $80 per barrel mark? And there are also some developments in our corporate market with Aramco chairman sitting on the board of Reliance Industries. So Arjun, until recently, in fact, I must admit that I did not expect oil prices to go up so high. But right now, given the kind of shortages that we see, there is a distinct possibility that oil might climb even further, because like we expected gas prices to really shoot up even further. So yes, it is a possibility that for the next few months we might have to contend with much higher oil prices than at present. आइए अब चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में अलग अलग रुख देखने को मिला। एक और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य 140 रुपए घटा 46,185 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 530 रुपए उछलकर 60,150 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा कमजोर हुआ, $1,753.70 प्रति औंस पर आ गया। उधर चांदी थोड़ी सी मजबूत हुई, $22.30 प्रति औंस पर पहुंच गई। बस यहीं पर पुनीत जी, श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks slip around 0.5% amid negative global cues. Sensex falls to 58,766. Nifty slips to 17,532. Rupee appreciates by 9 paise against the US dollar. GST revenue collection for September crosses 1,17,000 crore rupees mark. And Brent crude prices fall to trade near $78 per barrel mark. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.